हेलो एवरीवन। आज की कहानी है गलती का एहसास। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा घर मेहमानों से भरा था। कुछ मायके से तो बहुत सारे ससुराल पक्ष के लोग थे। अवसर ही ऐसा था, ज्योति के इकलौते देवर की आज मंगनी जो होने वाली थी। कुछ तैयारियां ज्योति ने कल रात को ही कर ली थी और जो बचे कुचे काम करने थे वो भी अब पूरे हो गए थे। शाम को पहले पूजा और फिर मंगनी की रस्म होनी थी। ज्योति ने ना सिर्फ सभी मेहमानों का खाना बनाया बल्कि पूजा और रस्म सभी तैयारियां चाक चौक बंदी कर रखी थी। पंडित जी ने आकर पूजा की व्यवस्था करने लगे, तब जाकर ज्योति को तैयार होने का समय मिला। ज्योति ने वक्त की नजाकत को समझा और बनाव श्रृंगार में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए फटाफट गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, मैचिंग ज्वेलरी पहनी, खुशी से दमकते चेहरे पर बिंदी लगाई और बाहर आ गई। उसे ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं था और वैसे भी स्त्री के गुण और व्यवहार ही उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए काफी होते हैं। कुछ देर बाद लड़की वाले भी 8-10 मेहमानों के साथ आ गए। ज्योति और विनोद दोनों पति पत्नी ने मेहमानों की अच्छी खातिरदारी की। पूजा के समय ज्योति ने भजन और आरती गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर मंगनी की रस्म भी बहुत अच्छे से हो गई। अपने देवर विवेक और होने वाली देवरानी ममता को देखकर ज्योति को 1.5 साल पहले हुई अपनी और विनोद की शादी याद आ गई। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके उमेश चंद्र जी ने अपने बड़े बेटे विनोद, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, के लिए ज्योति जैसी सुगढ़, सादगी पसंद, मध्यम वर्गीय परिवार की कन्या को उपयुक्त समझा और अपने घर की बहू बनाकर ले आए। ज्योति ने अपनी बोली और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। इससे पहले कि ज्योति उन खूबसूरत लम्हों में गहरे उतरती, तभी उसकी सास उमा ने उसकी बांह हिलाकर सौपन नगरी से बाहर आ रसोई की तैयारियां देखने को कहा और ज्योति रसोई घर की ओर बढ़ गई। सभी मेहमानों ने ज्योति के बनाए खाने का जी भरकर लुत्फ उठाया और ज्योति की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। होने वाली दुल्हन के माता पिता ने तो अपनी बेटी ममता को ज्योति जैसे हर काम में दक्ष होने की सलाह तक दे डाली। उमेश बाबू के दोनों बेटे अपना कैरियर बना चुके थे और दोनों अब अपनी घर गृहस्थी जमाने की ओर अग्रसर थे। रात को मेहमानों के चले जाने के बाद ज्योति ने सारा काम समेटा और अपने कमरे में आई तो देखा विनोद लैपटॉप में काम कर रहा था। सब काम अच्छे से निमट गया। ममता भी मुझे अच्छी लगी। देवर जी की पसंद लाजवाब है, मानो जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। ज्योति ने अपने गहने उतारते हुए बोला। सबकी किस्मत छोटे जैसी कहाँ? विनोद काम करते हुए बोला। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ज्योति विनोद की ओर देखते हुए पूछ बैठी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि इसका जवाब उसे पता है, बस विनोद से सुनना चाह रही है। बहुत रात हो गई है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि अगर तुम न उठी तो सूरज नहीं निकलेगा और फिर हमारा घर भी तो तुमसे ही चलता है। विनोद ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और लाइट बंद कर दिया। वहीं पति की बातें सुनकर ज्योति ये नहीं समझ पा रही थी कि विनोद ने उसकी तारीफ की है या ताना मारा है। कुछ दिनों बाद विवेक और ममता की शादी हो गई। घर में कामकाज भी पहले से ज्यादा बढ़ गया। नौकर चाकर होने के बावजूद ज्योति को फुर्सत कम ही मिलती थी। विनोद और विवेक तो काम पर जाते ही थे, अब ममता ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। दरअसल विवेक और ममता एक ही कंपनी में काम करते थे। उनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। काम के सिलसिले में वे दोनों ज्यादातर बाहर ही रहते थे और फिर आए दिन पार्टीज, फंक्शन अटेंड करने के कारण ममता घर में और ज्योति के साथ कम समय बिता पाती थी। ज्योति का पूरा समय घर और सास ससुर की देखभाल में ही बीतता था। अगर सास उमा जैसी तुनक मिजाज हो तो फिर कहने ही क्या, एक बहू कामकाजी और दूसरी गृहिणी हो, ऐसे में घर के माहौल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता है। इस बदलते माहौल का असर सबसे ज्यादा विनोद और ज्योति के रिश्तों पर हो रहा था, जिसका ताजा उदाहरण कल रात का ही है,
जब विनोद अपने किसी सहकर्मी के पार्टी से लौटा था तो ज्योति ने पत्नी सुलभ ताना देते हुए कहा था कि आप मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं, देवर जी को देखो, ममता को हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं। तुम क्या करोगी मेरे साथ पार्टी में आकर? तुमसे हाय हेलो तो ठीक से बोला नहीं जाता, इंग्लिश में कैसे बात करोगी तुम? उसके लिए वेल एजुकेटेड होना पड़ता है। और रही बात ममता की, तो उसके जैसा प्रेजेंटेबल बनना आता भी है तुम्हें, पहले तो वो सीख लो। विनोद दो टुक जवाब देते हुए चला गया वहां से। घर में पनप रहे इस माहौल से एक बात तो तय था कि ये केवल और केवल ज्योति के धैर्य का इम्तिहान था कि वो कैसे अपने घर को और सबसे महत्वपूर्ण पति पत्नी के बीच परस्पर रिश्ते को निखार पाती है। खैर, अभी कुछ दिन लगने वाले थे इन सब को ठीक होने में। अगले दिन विनोद काम के सिलसिले में 10-15 दिनों के लिए मुंबई चला गया। इधर ज्योति के मन में बहुत सारे प्रश्न जन्म लेने लगे। जब भी अकेली होती तो विनोद की कही बातें उसे याद आ जाती और मन उदास हो जाता। रात का खाना और दूसरे सभी कामों से निर्वित होकर गार्डन में लगे झूले पर बैठकर ज्योति कुछ सोच ही रही थी कि तभी ममता वहां आ गई और उसके पास आकर बैठ गई। विनोद भैया की बातों से कब तक आप परेशान होती रहेंगी? ममता ने जैसे ही ये कहा तो ज्योति चौंक गई और उसकी ओर देखने लगी। माफ कीजिएगा भाभी, मैंने परसों रात वाली बात सुन ली थी जो भैया आपसे कह रहे थे। तब से आपको परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे बात करने चली आई। मुझसे भी अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगी? ममता ने ज्योति के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। ज्योति को अपनी देवरानी में एक सहेली नजर आई और आंखों के रास्ते मन का सारा गुबार बह चला। उस रात उन दो सहेलियों के बीच ऐसी क्या मंत्रणा हुई कि पिछले 1.5 वर्षों में घर से बाहर निकलने के लिए जिस ज्योति को कभी कभार ही समय मिलता था, आज वो ममता के साथ बाजार को निकली थी। जब शाम को घर लौटी तो उमा देवी का मूड कुछ अपसेट सा लग रहा था, लेकिन उमेश बाबू दोनों बहुओं को देखकर प्रफुल्लित थे। रात को जल्दी सोने वाली ज्योति के कमरे की लाइट आजकल 1 घंटे देरी से बंद होती थी। लगता था किसी चीज का अभ्यास कर रही हो। उसकी मास्टरनी थी देवरानी बनी सहेली ममता। इतना ही नहीं, सुबह उठते ही रसोई में आंखें खोलने वाली ज्योति अब पहले घर के बगीचे में योगा करती, बाद में कुछ और। इन सब नई दिनचर्याओं में कैसे 15 दिन बीत गए और विनोद के घर आने का समय हो गया, पता ही नहीं चला। आज का दिन कुछ खास था। विनोद घर आने वाला था और उसका जन्मदिन भी था, सो विवेक ने घर में एक छोटी सी पार्टी का प्रबंध किया। जैसा कि उमा देवी का हुक्म था कि ज्योति ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, साज सज्जा से लेकर खाने और तोहफों का भी। ममता ऑफिस से थोड़ी देर से ही सही, लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले आ गई थी। शाम होने से पहले ही विनोद भी आ गया। पार्टी का समय नजदीक आते ही एक एक करके मेहमान भी आने लगे थे। विनोद के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों ने उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। विनोद ने भी आसपास देखा तो घर के सभी लोग वहां मौजूद थे सिवाय ज्योति के। तो उसने सोचा कि और कहाँ होगी, किचन में लगी होगी। तभी सामने से ज्योति आती दिखी, जिसे देखकर विनोद की आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा साड़ी में दिखने वाली ज्योति गाउन में एकदम अलग दिख रही थी। उसने अपने लंबे बालों को कर्ल किया था। डायमंड की हल्की ज्वेलरी और हाई हील्स पर चलती हुई ज्योति ने एक स्टाफ को टेबल पर केक सजाने को कहा और खुद सभी मेहमानों से मिलने लगी। कभी नमस्ते तो कभी शेक हैंड, कभी हिंदी तो दूसरे ही पल संधी हुई सिंपल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती ज्योति सभी से मुखातिब हुई। विनोद के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्योति को आज पहली बार देखा था। हमेशा साड़ी में होने के कारण पता ही नहीं चलता था कि ज्योति कंचन काया की स्वामिनी होगी। पहले से फिट और आत्मविश्वास से भरी, बिना झिझक नपी तुली अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हुई ज्योति विनोद के लिए जिज्ञासा के केंद्र बनी हुई थी। विनोद ने केक काटा। सभी दोस्तों ने ज्योति से गाना गाने की फरमाइश की। ज्योति ने माइक हाथ में लेकर जैसे ही गाना शुरू किया,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सब लोग उसकी आवाज़ के कायल हो गए, जिसमें एक नाम विनोद का भी शामिल था, क्योंकि अब तक उसने ज्योति के मुंह से सिर्फ भजन ही सुने थे। खैर, रात्रि भोज का जमकर मजा उठाने के बाद सबने एक बार फिर विनोद को बधाई दी और चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद जब ज्योति कमरे में आई तो विनोद उसे कहीं नहीं दिखा। तभी पीछे से विनोद की आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर दो ज्योति, मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी सादगी और गुण को नहीं समझ पाया। ज्योति ने पलट कर देखा तो हाथों में एक लाल गुलाब लिए विनोद खड़ा था, जो अपनी कही बातों के लिए बहुत शर्मिंदा था। अरे आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उस दिन आपकी बात से मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन फिर मैंने जब आपके नज़रिए से देखा तब मुझे भी अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ और मैंने सोच लिया कि घर परिवार के साथ साथ मैं आपकी खुशियों का भी ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। ज्योति ने विनोद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। सारे गिले शिकवे भुलाकर विनोद ने ज्योति को गले से लगा लिया। आज ज्योति ने सही मायने में वेल एजुकेटेड का मतलब उसे बता दिया था। विनोद ने मन ही मन ईश्वर का और अपने पिता का धन्यवाद किया, जिनकी वजह से ज्योति जैसी सुगढ़, सुशील और गुणी पत्नी उसे मिली थी। ज्योति की आंखों से अनुरूपी मोती झलक पड़े थे, जिसमें विनोद के लिए अथाह प्रेम तो था ही, ममता जैसी सहेली के लिए आभार भी था, जिसने पति पत्नी के रिश्ते के नए रूपों से उसका परिचय करवाया, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाकर पहनने ओढ़ने के नए ढंगों को सिखाया, जिससे शालीनता भी बनी रहे और सुंदरता भी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।